नमस्ते दोस्तों, संभाजी टेलीफिल्म प्रेजेंट द एके टॉक शो। ये अभी हिंदी टॉक शो होने वाला है क्योंकि आज मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट है। और दोस्तों थोड़ा सा नर्वस था बिकॉज टॉपिक बहुत बड़ा है। 60,000 करोड़, पूरी भारत की अर्थव्यवस्था हिल चुकी थी और पुणे महाराष्ट्र से एक एडवोकेट थे हमारे। द एके टॉक्स। और आज हमारे साथ है मिलिंद पवार सर। सर कैसे हो आप? सब कुछ अच्छा है। आपके स्टूडियो में आके बहुत ही आनंद हुआ। एके टॉक जो आपने स्टूडियो जो बनाया है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी अच्छा है, क्लीन है। और ये जो सब जो बनाया है अच्छा लग रहा है सब देख के। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर आपने टाइम दिया और मैं एक चीज़ बताऊंगा ऑडियंस को कि बहुत महीने हो गए, लाइक ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स, फ्रॉम लास्ट 2-3 मंथ्स वी आर टॉकिंग ऑन कॉल द एके टॉक। ये हिंदी पॉडकास्ट शो का काम चल रहा था, इसलिए हमें डिले हो गया शो रिकॉर्ड करने में, बट फाइनली वो दिन यहाँ पर है। सर नमस्ते सर, आपका स्वागत है। और सर कैसे थे अब्दुल करीम तेलगी सर, जिन्होंने 60 करोड़ का स्कैम किया है इंडिया में? मतलब आदमी कैसा था? लाइक मैं जब सोचता हूँ ना सर कि थोड़ा शातिर आदमी कहते हैं ना, वैसे रहेगे वो। आपने तो खुद 5 साल उनकी केस, 5 साल या ज़्यादा हैंडल किया है केस, तो क्या बताओगे आप सर? अब इसके बारे में 2002 में 7 जून ऑफ 2002 ओके बन गार्डन पुलिस को इंफॉर्मेशन मिला कि पूना में सारसबाग जो है अपना सारसबाग के परिसर में कोई फेक स्टैम्प का एक इंडिका गाड़ी आने वाला है। ओके। वो इंफॉर्मेशन मिलने के बाद बन गार्डन पुलिस में पूरा वो ट्रैप लगाया। वो गाड़ी उनको मिला तो वो गाड़ी में से 5.5 करोड़ का स्टैम्प बरामद हुआ। और फर्स्ट टाइम पूना में महाराष्ट्र में बन गार्डन पुलिस स्टेशन में क्राइम रजिस्टर हुआ। तो वो गाड़ी में खानापुर के जो अपना बेलगांव के नजदीक खानापुर, जो अब्दुल करीम तेलगी का नेटिव प्लेस है, ओके, मतलब उनका गांव है, उनका जन्म वहां पर हुआ है। उसमें के 5 लोग उनमें से मिले। ओके। कोई तेलगी के रिश्तेदार भी। ओके। तो बन गार्डन पुलिस ने ये सब मिलने के बाद उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट होने के बाद इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ। ओके। और इन्वेस्टिगेशन चालू होने के बाद बहुत चीजें सामने आई। उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या क्या है। तो उस टाइम ये अब्दुल करीम तेलगी ही वाज इन कर्नाटका जेल। दूसरे क्राइम में बेंगलोर में कर्नाटका में जेल में अंदर था वो। करेक्ट सर। एक सवाल कि आप गवर्नमेंट के तरफ से आप एडवोकेट थे या प्राइवेट, मतलब कौन से साइड से थे इस केस में सर? नहीं, इसमें हम डिफेंस बोले तो अब्दुल करीम तेलगी का लॉयर, उनका वकालतनामा हमारे पास था। ओके ओके। तो अब्दुल करीम तेलगी की तरफ से मैं फाइट कर रहा था। ओके, मतलब इस केस में उन्होंने आपको अप्रोच किया था केस के लिए? ओके 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 ओके। सर मैं थोड़ा डीप में जाता हूँ इस केस के। मतलब मैंने जितना सुना है, द अरेबियन मेट्रो ट्रैवल कंपनी, ऐसे कुछ तो कंपनी उन्होंने स्टार्ट की थी 1990 में आई गेस, जहाँ पर लोगों को दुबई में काम मिलता था वगैरह, ऐसा कुछ तो था। सर क्या बताओगे आप उसके बारे में? सर उसके बारे में अभी तेलगी के तो बहुत सारी कहानियां सामने आ रही है। तो जब वो खानापुर में जब छोटा था उस टाइम उसके पिताजी के साथ वो प्लेटफॉर्म पे मूंगफलियां, कीली ये सब बेचने का काम करता था। वो करते करते उसकी पहचान हो गई और वो करते करते बॉम्बे निकल गए। ओके। मुंबई में जाने के बाद कोई लोगों का कांटेक्ट आया तो उसने फिर ये शुरू में वो बिजनेस स्टार्ट किया, लोगों को बाहर के देश में सर्विस के लिए भेजना, उनका वीजा पासपोर्ट, उसमें से उनका इनकम चालू किया। करेक्ट। उसमें से फिर वो बहुत सारे उसने कंपनियां बॉम्बे में उसने उस टाइम खोली थी। करेक्ट। ये तो स्टैम्प का तो बाद में आ गए सब, शुरू में उसने ये चालू किया था। करेक्ट सर। ये जो प्रोसेस चल रही थी उनकी, जो सऊदी में लोगों को भेजना, इसमें भी बहुत सारे उन्होंने मतलब क्या बोलते हैं स्कैम किए थे। लाइक अरेस्ट किया था 1991 में आई गेस, राइट? तो उसके बाद वो जेल में गए थे, वहां पर ये स्कैम की शुरुआत हुई, राइट? बराबर है। जब वो
सऊदी में लड़कों को भेजता था सर्विस के लिए, वो पासपोर्ट उस टाइम तो आधार नहीं था, पैन बराबर। कार्ड भी नहीं था, Correct. लेकिन वो पासपोर्ट वीजा फर्जी बनाना ये सब केसेस में उसको अरेस्ट हो गई। करेक्ट अरेस्ट में जाने के बाद जेल में कस्टडी में था, उसमें वो राम रतन सोनी करेक्ट करेक्ट वन ऑफ द को एक्यूज करेक्ट। ये स्कैम में था, उसकी पहचान हो गई उन्होंने ही पूरा सिखाया है। जेल में। फिर वो डिस्कशन में वो तेलुगु तो ऐसा बहुत शार्प था, करेक्ट थोड़ी सी भी बात बोलती तो वो पूरा समझ में आता था क्या करने का है, वो दिमाग वो उतना शार्प था। करेक्ट करेक्ट। तो फिर वो स्टैम्प का जो चालू हो गया वहां से फिर उसको आइडिया मिली। बाहर आने के बाद फिर उसने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट से स्टैम्प वेंडिंग का लाइसेंस निकाला था। ओके सर, First time. मैंने इसमें सुना है कि बहुत सारे एमएलए लोगों ने उन्हें हेल्प की थी, जैसे कि अनिल कोटे है, उन्होंने भी हेल्प की थी। महाराष्ट्र के उस टाइम के जो सीएम है उन्होंने ही अब्दुल करीम तेलगी को स्टैम्प का लाइसेंस दिया था, ऐसे मैंने सुना है सर, ये बात सच है? वो तो है, एक केस में बहुत सारे नेता लोगों के, आमदार, मंत्री, उनके सबके नाम तो वो करेक्ट करेक्ट इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है, करेक्ट। दैट इज ऑन रिकॉर्ड। वो तो चार्जशीट का पार्ट है सब। लेकिन कैसा, सपोज अभी तेलगी जेल में वो बाहर आ गया, उसको आइडिया मिली करेक्ट कि कोई ना कोई बिजनेस करने का, स्टैम्प का करने का है, स्टैम्प का करने का है तो पहला लाइसेंस निकालना पड़ेगा। Correct. तो लाइसेंस कैसे निकलने का, अभी ये एरिया में कौन एमएलए है, कौन नगर सेवक है, उसने बराबर उसका कॉन्टेक्ट निकल के एमएलए के पास किया, तो एमएलए का बोलता है ये अपना नजदीक का कार्यकर्ता है, ये लेके आए तो आदमी अच्छा रहेगा, तो फिर उन्होंने सीएम के पास रेफर किया, अपना आदमी उसको देखो कुछ मिलता है क्या लाइसेंस। सर उस टाइम इतना इजी था, लाइक कहते हैं ना, स्टैम्प बनाना इतना आसान था कि 60,000 करोड़ का मतलब पूरी अर्थव्यवस्था हिल चुकी है इंडिया में, और लोगों को मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, सिस्टम को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो इतना इजी था उस टाइम पर ये स्टैम्प घोटाला करना। हाँ, वही फिर स्टैम्प का अप्लाई किया। फिर अभी वो भी ऑन रिकॉर्ड है, जब विलासराव देशमुख सीएम वो जब सीएम थे तो उनके कार्यकाल में इसको स्टैम्प वेंडिंग का फर्स्ट टाइम लाइसेंस मिला, और वो भी बहुत पावरफुल लाइसेंस था, मैंने ऐसे सुना है। पावरफुल हो तो रेगुलर स्टैम्प बेचने का। ओके, तो फिर स्टैम्प बेचना चालू किया। तो लाइसेंस मिलने के बाद प्रोसीजर क्या है, सपोज मुझे लाइसेंस मिला तो आई एम द ऑथोराइज वेंडर, आई कैन गवर्नमेंट। हाँ, तो गवर्नमेंट का स्टैम्प परचेस करके जो भी कमीशन रहेगा वो बेचने का, वैसे तो बहुत सारे स्टैम्प वेंडर है। करेक्ट। तो मिलने के बाद फिर उसका बिजनेस चालू हो गया। धीरे धीरे उसने लड़के लोगों को अपॉइंट किया स्टैम्प बेचने के लिए, और बेचते उसमें से स्टैम्प एक्चुअल में किधर वो प्रोडक्शन किधर होता है, करेक्ट सर, वहां तक वो अंदर तक गया। फिर सर मैंने जितना सुना है कि उन्हें पेपर भी नासिक की जो प्रेस थी वहां से आते थे, रियल पेपर, और मतलब एक कहते हैं ना, मेकिंग के लिए हमें कुछ कॉस्ट आती, पर तेल का वैसे नहीं था, मेकिंग की कॉस्ट ही नहीं थी प्रोडक्ट बनाने के लिए, राइट? वो डायरेक्टली कम रेट में मार्केट में स्टैम्प बेचते थे, राइट? बराबर है। तो जो भी पेपर था, हाँ, वो भी सपोज अभी जो गवर्नमेंट का स्टैम्प ऑथोराइज स्टैम्प होल्डर के पास से मिल रहा है, Correct. सेम पेपर तेलगी का था। करेक्ट। स्टैम्प पेपर के ऊपर जो वाटर मार्क आए थे ऊपर का, वो भी सेम गवर्नमेंट का ही था। करेक्ट करेक्ट। अभी वो कहाँ से आता था, स्टैम्प होल्डर पेपर कहाँ से आता था, वो वाटर मार्क के लिए इंक कहाँ से मिलता था, करेक्ट। वो तो सब चार्जशीट वो इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई ने, सीआईडी ने सब उसमें निष्पन्न हुआ है। करेक्ट करेक्ट तो नासिक सिक्योरिटी जो प्रेस है वहां से उसको पेपर मिलता था, करेक्ट। वो शाही जो लगती थी वहां से मिलती थी। करेक्ट। बहुत सारे अधिकारी लोगों को उसमें अरेस्ट भी हो गई, नासिक में सेपरेट क्राइम भी रजिस्टर्ड हुआ, वो सब तपस में निष्पन्न हुआ। और इसलिए जो भी तेलगी का पेपर आता था, स्टैम्प पेपर आता था, वो एज वेल एज गवर्नमेंट का स्टैम्प था। ओके। वो पेपर गवर्नमेंट का था, उसमें की शाही गवर्नमेंट की थी, वो जो वाटर मार्क था वो भी गवर्नमेंट का था। खाली गवर्नमेंट ने प्रिंट करके निकालना और तेलगी ने निकालना, इतना डिफरेंस था। करेक्ट करेक्ट। सर इतना बड़ा स्कैम एक अकेले आदमी कैसे कर सकता है? लाइक एक रहता है ना कि उसकी फैमिली रहती है, उसके फ्रेंड्स रहते हैं, सब उनके साथ थे, या एक अकेला आदमी आके जा रहा था? नहीं, ये अकेला आदमी अकेला तो नहीं कर सकता, क्योंकि छोटा भी किधर आपने चीटिंग किया। करेक्ट। छोटा सा भी स्कैम सपोज पूना सिटी में हुआ, पिछले हफ्ते भी एक हुआ है पुणे में, लाइक डुप्लीकेट नोट वगैरह कुछ तो बनाया था। हाँ, 500 करोड़। करेक्ट करेक्ट। तो एक छोटा स्कैम विद इन 1 वीक वो पुलिस पूरा डिस्ट्रॉय कर देते। ट्रू। अरेस्ट भी हो जाती, उसको किसने हेल्प किया वो भी सब अरेस्ट में हो जाते इन्वेस्टिगेशन में। करेक्ट। तो अभी तेलगी का तो इतना बड़ा स्कैम, करेक्ट। ये तो खाली महाराष्ट्र में नहीं, पूरा 13 स्टेट में चल रहा था, 13 स्टेट ओके साथ में। ओके। तो सपोज अभी महाराष्ट्र का, अपना बॉम्बे का, महाराष्ट्र का अपन देखेंगे तो महाराष्ट्र में सपोज 1 साल के लिए
500 करोड़ का स्टैम्प लगता है सब कुछ, एज एग्जाम्पल एग्जाम्पल, हाँ हाँ, बराबर है। तो 500 करोड़ का स्टैम्प गवर्नमेंट प्रिंट कर रही, बराबर है। और जो ट्रांजेक्शन जो बाहर हो रहे वो तो 1000 करोड़ का हो रहा है। तो 500 रुपए का स्टैम्प तो कम आ रहा है, करेक्ट, 500 करोड़ का, बराबर है। Correct. स्टैम्प तो गवर्नमेंट 500 का हमने निकाला है, 500 करोड़ का। करेक्ट 500 का ट्रांजेक्शन के लिए स्टैम्प कहाँ से आ रहा है? करेक्ट। ये तो किधर तो टैली होना चाहिए था। और ये जो चीज थी ये कब गवर्नमेंट को समझ में आ गई थी, मतलब? गवर्नमेंट के समझ में नहीं आती थी ना वो। ओके, इधर फ्लैट लैंड जमीन के व्यवहार बड़े बड़े ट्रांजेक्शन चल रहे, उनको डे बाय डे स्टैंप लग रहा है। करेक्ट। तो किधर महसूल का अपना डिपार्टमेंट है, लैंड का कितना परचेस हुआ, कितना सेल आउट हुआ, किसको कितना स्टैंप लगा, गवर्नमेंट का ट्रेजरी से स्टैंप कितना जा रहा है, तो ऊपर का कम ज्यादा 500 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। करेक्ट। तो किसी को तो ध्यान में आना चाहिए था ना, वो क्यों नहीं आ रहा? करेक्ट सर। सर उस टाइम पर जब ये बात, जब नेशनल इशू जब क्रिएट हुआ था ये, तभी ऐसा मतलब यूजुअली करते हैं कि जो कुछ मिस्टेक्स हो चुकी है गवर्नमेंट के थ्रू या तेलगी थ्रू, तो उस टाइम में जो भी एग्रीमेंट बने थे उन्हें बैन किया था, क्योंकि वो एग्रीमेंट बने थे, राइट? बट वो स्टैम्प पेपर रियल था, राइट? तो उन्होंने बैन किया था, ये वो कंटिन्यू चल रहा है आज भी। अभी क्या, सपोज अभी तेलगी ने स्टैम्प बनाया, फेक स्टैम्प उसने बेचा, तेलगी तो खुद ऐसा टेबल लेके तो नहीं बेच रहा था वो। करेक्ट। उसके बहुत सारे ऑफिसेस थे, वेंडर्स, बहुत सारे वेंडर्स एजेंसीज हाँ, थे, हाँ। लड़कों लोगों को दिया था। सपोज अभी बॉम्बे में किधर स्टैम्प प्रिंट हुआ, फेक स्टैम्प है, और बॉम्बे से घूमते घूमते किधर सपोज कोल्हापुर गए, सोलापुर, पुणे में आ गए। अपन तो ऑर्डिनरी मैन है, करेक्ट, अपन ने परचेज किया, 1 लाख का स्टैम्प लिया, फ्लैट का एग्रीमेंट था, मैंने बना दिया, करेक्ट, बराबर है। करेक्ट। मुझे क्या मालूम है नहीं फेंकेगा क्या है। तो वहां तक किसी को गवर्नमेंट ने, पुलिस ने किसको अरेस्ट नहीं किया। जो हो गए ट्रांजेक्शन, उनको क्या तरह से, इसलिए उनका कोई कैंसिल नहीं हुआ एग्रीमेंट। ओके सर, कर्नाटक में पहली अरेस्ट हुई थी या महाराष्ट्र में उन्हें पहले अरेस्ट हुई? तेलगी को तो पहले अरेस्ट किया था कर्नाटक गवर्नमेंट में। ओके। जब उस टाइम शायद कर्नाटक के राज्यपाल थे, मुख्यमंत्री थे SM कृष्णा। ओके। उनका भाई भी वो स्कैम में अंदर था कर्नाटक में। ओके। और जब पुणे में सब हुआ, बन गार्डन में जब पहले 5 लोगों के अरेस्ट हो गए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ। तो इन्वेस्टिगेशन में ये निष्पन्न हुआ कि इसका लिंक कर्नाटक बेंगलोर तक जा रहा है। जो 5 लोग शुरू में अरेस्ट किए बन गार्डन में, उनके जो स्टेटमेंट आया इन्वेस्टिगेशन में, उन्होंने बोला कि ये सब हमारा बॉस इधर है उधर है, अब्दुल करीम तेलगी। वो कर्नाटक गवर्नमेंट तो उनको तो पूरा सपोर्ट कर रही थी तेलगी को जब वो जेल में थे। ऐसा भी न्यूज़पेपर में बहुत आया था, टेलीविजन में न्यूज बहुत आई थी तेलगी। करेक्ट। जब वो कर्नाटक जेल में था, तो एट ए टाइम वो जेल में बैठ के उसके सामने 35 मोबाइल यूज करता था वो। ओके। और जेल से वो पूरा स्कैम चला रहा था पूरे कर्नाटक में, पूरा इंडिया का स्कैम। ओके। तो ये भी स्टोरी सामने आ गई थी। सपोज अभी दिल्ली का कोई फोन उठाया, दिल्ली में कितना स्टैम्प है, ऐसा रख दिया, गुजरात इधर के लिए, कर्नाटक, हैदराबाद, जो भी है सब। तो कहने का मतलब ये है कि कर्नाटक जेल से वो स्कैम पूरा ऑपरेट कर रहा था मोबाइल के थ्रू। इतना वो कर्नाटक मतलब पूरे जेल के जो अधिकारी वगैरह है, ये सब लोग मैनेज थे वहां पर। मैनेज बोले तो अभी मैनेज ही बोलना चाहिए ना। करेक्ट। तो सब तेलगी के फेवर में काम कर रहे हैं। वो आरोपी है, जुडिशियल कस्टडी में है, तो भी मोबाइल यूज कर रहा है, बिजनेस हैंडल कर रहा है, तो उसको क्या है। सर एक सवाल, बुरा मत मानना, तेलगी ने आपको भी ऑफर दी थी कुछ? नहीं, वो जब मुझे फर्स्ट टाइम जब मुलाकात हो गई, वो तो ऐसा बहुत शार्प था वो। करेक्ट। जब मैं फर्स्ट टाइम जेल में गया, वो डायरेक्टली अप्रोच करता था, मतलब कोई सोर्सेस वगैरह? उसके रिलेटिव्स थे ना बहुत सारे कर्नाटक के, उसका नेफ्यू भी था वो। करेक्ट। अभी उसका तो जमा ही हो गया बाद में वो। ओके। इरफान करके वो भी आता था, मिलता था। तो जब फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात हो गई, तो फर्स्ट टाइम कुछ बोला नहीं, सर ऐसा वैसा। उसने मुझे तो आपको सर वगैरह, आप दोनों एक दूसरे को सर हो गए? और वो शुद्ध मराठी में बोलता था वो। ओके। एकदम फ्लुएंट मराठी। अच्छा। बेलगांव का था वो। मराठी में हमारे रेगुलर बात होती थी। ओके। मुलाकात में तो शुरू में मुझे वही बोला उसने, सर आता मी तर जेलला आहे, मी तर तुम्हाला काही देऊ शकणार नाही। करेक्ट। आमकडे मतलब देखेंगे करीम भाई, धीरे धीरे अपन सोचेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके बारे में मैंने बोला देखेंगे। तो 2-4 मीटिंग के बाद मैंने बोला
कि आप, मुझे मालूम है आप तो जेल में, इतना बड़ा एक कांड सब हो गया अभी, Correct. इतने केसेस आपके ऊपर है, Correct. कहाँ से पेमेंट आएगा, कहाँ से फीस होगी, मुझे Correct, मालूम है। correct. लेकिन मैं इसमें से क्या देख रहा हूँ कि आपका क्या स्कैम है, और उसमें से नई फी, लेकिन मुझे सीखने को क्या मिलेगा। करेक्ट तो उसने बराबर बोले, एक नंबर की आपने बात बोली। करेक्ट मेरे थ्रू आपको बहुत सारी चीजें पूरा प्रैक्टिस में किसी लॉयर को नहीं मिल सकते, मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये सब माहौल रहता है, ये सब चलता है। Correct. कारोबार में इतने सब चीजें रहती है कि मतलब जो हमारी सिस्टम बनी है इंडिया की, उसमें हम क्या क्या गलतियां कर सकते हैं, क्या क्या हुई है, क्या क्या गलतियां हुई है, क्या क्या हाँ। गलती कर सकते। पॉलिटिकल लोग हमारा कैसा यूज करते, हम भी पॉलिटिकल लोगों को कैसा यूज करके लेते, ये स्कैम कैसा चलता है, आपके प्रैक्टिस के लिए फ्यूचर में काम आएगा, ये मेरी तरफ से आपको फीस रहेगा। ओ करेक्ट करेक्ट मैं बोला नो प्रॉब्लम, मेरा भी यही उद्देश्य है करेक्ट कि यहाँ तक ये कैसा कैसा होता है करेक्ट एज अ लॉयर। करेक्ट अभी लॉयर हमें भी रेगुलर स्टडी करना पड़ता है, करेक्ट करेक्ट हर एक इंफॉर्मेशन हमारा स्टडी का पार्ट रहता है। करेक्ट सर, एक सवाल कि जैसे मेरा एक विजन है लाइफ में, मुझे ऐसे ऐसे करना है कि सीधे रास्ते पे चलना है। आपका भी ऑब्वियसली वही रीजन है कि मुझे सीधे आपने थोड़ी देर पहले भी बोला था कि मुझे सीधे रास्ते पे चलना है, मेहनत करनी है और नाम बनाना है, और आपका नाम तो काफी बड़ा है भारत में। तो सर आप एक बात बताओ सर कि अब्दुल करीम तेलगी उन्होंने स्कैम किया है, ये आपको भी पता था, बट आप तभी भी उनकी केस लड़ रहे थे। मतलब क्या थॉट प्रोसेस लेके आप चलते हो इस मूवमेंट पे? मतलब वो ऑलरेडी एक आरोपी है, मतलब लोगों के लिए वो आरोपी है, बट वो आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, राइट? तो आप कैसे देखते हो इस मूवमेंट को? सपोज अभी मैं एमडी एमबीबीएस डॉक्टर सर्जन है, करेक्ट, और मुझे मालूम है ये तो साला गुनेगार है, हाँ। किसी का मर्डर करके आए, अभी खुद इंजर्ड हो गए, करेक्ट, बराबर है। एज अ डॉक्टर का क्या विजन चाहिए? वो क्या बोलेगे, पेशेंट है मेरा, हाँ, उसको मुझे ठीक होना treatment चाहिए करना है, बस, हाँ। उसका सर्जरी मुझे करना है, वो क्या बाहर करता है उसका करेक्ट, मेरा एक काम है। अभी तेलगी के बारे में सपोज ही इज अ बिग, उसने स्कैम किया, इज अ कल्प्रिट, करेक्ट, बराबर है। Correct. ये सोच के मैं सपोज बोलता नहीं ऐसा काम नहीं करूंगा, तो दूसरा कोई ना कोई लॉयर है, करेक्ट, ट्रू, वो भी बोलेगा नहीं इसका काम नहीं कर रहा है, तीसरा लॉयर है। Correct. दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन। करेक्ट करेक्ट ऐसा हम देखेंगे, अभी सपोज कोई मर्डर करके आता है, कोई रेप करके आता है, करेक्ट करेक्ट कोई डकैत है, तो ये सब हम देखेंगे तो हम न्याय नहीं कर पाएंगे, करेक्ट, क्योंकि हमारे रेगुलर प्रैक्टिस में सपोज हमने 100 केसेस चलाए, तो 100 में से हमारा रेगुलर एक्सपीरियंस 90 केसेस आर फॉल्स। ट्रू, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अभी किसी को रेप में फंसाया, किसी को मर्डर में फंसाया, लेकिन ये सब जब अरेस्ट हो जाती, उसके घर वाले आ जाते पेपर लेके, Correct. हमारे लड़कों को अरेस्ट किया है, तो सब देखते तो बोलते यार इसमें तो पॉलिटिक्स है, ही इज द विक्टिम ऑफ पॉलिटिक्स। Correct. बराबर है, करने वाला तो बाहर है, ये करवा के लेने वाला बाहर है, लेकिन मराठी में कहते ना बड़ी का बकरा, बड़ी सा बकरा, बड़ी सा बकरा, स्कैपगोट। करेक्ट सर। तेलगी के बारे में वही था, हाँ, जब बन गार्डन में अरेस्ट हुआ, इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ, तेलगी का नाम आगे आगे आने लगा, तो फिर पूना में एक बड़े पुलिस ऑफिसर की मीटिंग हो गई, उसमें मुलानी साहब थे, वो तो बाद में अभी गुजर गए, 2-3 साल हो गए, मुलानी साहब थे, तो सब रंजीत शर्मा, ओके, ही वाज द सीपी, ये पूना के कमिश्नर थे, बाद में वो भी आरोपी हो गए केस में, ओके, खुद सीपी पूना से ट्रांसफर हो गए बॉम्बे, मुंबई से रिटायर्ड हो गए, सेकंड डे उनको अरेस्ट किया था सर। मैंने रंजीत सिंह शर्मा। ओके सर, मैंने सुना था कि इसमें बहुत सारे 12 या 15 कोई पुलिस अधिकारी थे, वो भी सस्पेंड हुए थे, और 4 या 5 कोई एमएलए उनके भी नाम इसमें आ चुके थे। तो मतलब जस्ट एक सवाल की आपके ऊपर कोई प्रेशर आया था उस टाइम पॉलिटिकल पार्टी? मैं बोल रहा हूँ कि ये सब होने के बाद मीटिंग हो गई, तब तक मेरे अभी मुझे समझ में ध्यान में आ रहा है कि 40-50 तक आंकड़ा गया था आरोपी अरेस्ट होने का। ओके, और बाद में एंड में शाहिदा तेलगी का नाम आ रहा था, उनकी वाइफ। हाँ, खाली वो तेलगी को सपोर्ट किया, ये शाहिदा को सब मालूम था क्या 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 बिजनेस कर रहा है, ये फॉल्स बोगस बिजनेस है, लेकिन इसका पैसा मैनेज करने का काम शाहिदा तेलगी कर रहे, ऐसा सीबीआई को संशय आया। तो उस टाइम फिर ये पुलिस लोगों का मीटिंग हुआ, खुद मोहम्मद साहब मुलानी कर्नाटक में गए, ओके, बेलगांव जाके सब उनका जो भी बातचीत हो गई तो हो गए, और बाद में ये डिसीजन हुआ कि उस टाइम ज्वाइंट सीपी थे मुशर्रफ साहब, ओके, वो बेलगांव की तरफ से उधर, वो उनका नेटिव उधर का ही था। तो फिर शाहिदा को आरोपी नहीं बनाएंगे, देयर इज नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट,
उसके Correct. खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा है। करेक्ट। और जब चार्जशीट फाइल किया पूना पुलिस ने, तो शाहिदा का नाम उसमें डाल दिया एब्सकॉन्ड करके, फरार आरोपी। ओके तो फिर पुलिस के ये जो ऑफिसर थे उनको उनमें झगड़ा हुआ है। ओके। न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी न्यूज आ गई कि पैसे के ऊपर से लेना देना जो भी उसके ऊपर से पुलिस में बहुत बड़ा वाद हुआ है। तो ये पुनः पुलिस बराबर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही करके खुद अन्नाजी हजारे पुनः रिट पिटिशन फाइल हुआ बॉम्बे में। ओके। और बॉम्बे हाईकोर्ट में डायरेक्शन दिया कि इसमें एसआईटी का एसआईटी स्थापन करो। करेक्ट सर। मैंने रिसेंटली अभी जो तेलगी स्कैम है, ये जो सीरीज है मैंने अभी देखी थी, तो सर उसमें ऐसे दिखाया था कि महाराष्ट्र जो पुलिस है वो बहुत सपोर्ट कर रहे थे तेलगी को, बट जो कर्नाटक पुलिस है वो कस्टडी मांग रहे थे। ये बात मतलब क्या मूवमेंट थी उस टाइम? नहीं, वो यही झगड़ा हो गया है पुलिस में। तो फिर बॉम्बे में रिट पिटिशन फाइल हुआ बॉम्बे हाईकोर्ट में। ओके। तो बॉम्बे हाईकोर्ट में डायरेक्शन दिया है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का एस्टेब्लिशमेंट करो। तो फिर स्टेट गवर्नमेंट ने एसआईटी किया। ओके। उनका प्रमुख थे सीएच वाकड़े, उस टाइम Okay. के आईपीएस ऑफिसर। उन्होंने फिर इन्वेस्टिगेशन चालू किया। ओके। उनके इन्वेस्टिगेशन में कई पुलिस ऑफिसर उनको भी अरेस्ट हो गई। लास्ट में रंजीत शेर शर्मा उनको भी अरेस्ट हो गई। और वो सब होने का तो पहला इन्वेस्टिगेशन किया बन गार्डन पुलिस ने। ओके। उन्होंने एक चार्जशीट भेजा। सेकंड इन्वेस्टिगेशन किया एसआईटी ने, ओके। जो स्टेट गवर्नमेंट में फॉर्म किया था स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उनका एक चार्जशीट आया। और एंड में ये दोनों के ऊपर संशय, बन गार्डन पुलिस का वो भी तपास बरोबर नहीं, एसआईटी ने किया वो भी बराबर नहीं। तो फिर सीबीआई ने हाथ में लिया। ओके। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया, सेंट्रल गवर्नमेंट उनका अलग चार्जशीट। हाँ। तो ये पूना के केस में 3 चार्जशीट आ गए अगेंस्ट तेलगी। ओ करेक्ट करेक्ट। वन गार्डन ने कोई लोगों को अरेस्ट किया, उसके बाद एसआईटी ने किया, और बाद में एंड में सीबीआई में कुछ लोगों को अरेस्ट किया। ऐसा करते करते 67 आरोपी उन्होंने अरेस्ट किया था तेलगी स्कैम में, पूना के केस में। ओके ओके सर। 2001 में जब नार्को टेस्ट हुई थी तब महाराष्ट्र के बहुत सारे पॉलिटिशियन का नाम आया, जैसे कि छगन भुजबल है, पवार साहब है, इनका नाम आया था और कुछ को तो रिजाइन भी देना पड़ा था। तो मतलब ये सच में इन सब चीजों में इन्वॉल्व थे? अभी ये कैसा है, अभी जब मैं तेलगी को जब जेल में मुलाकात के लिए जाता था तो उस टाइम बोला था, क्योंकि पूना का जो केस था, पूना के केस में तो किसी का नाम आया नहीं ना, तो पूना के केस में किसी का नार्को हुआ। ये सब जब नार्को टेस्ट टीवी पे सपोज ब्लास्ट हो गई, सब वायरल हो गई, सब नेशनल जो भी मीडिया है उन्होंने पब्लिश किया। करेक्ट। शायद वो गणपति विसर्जन का दिन था और उस टाइम वो तेलगी का नार्को टेस्ट टेलीविजन पे दिखाया न्यूज में। तो उसमें वो ऐसा अब्दुल करीम को किसके किसके नाम थे, कौन कौन आपको सपोर्ट कर रहा था, उसने शरद पवार, छगन भुजबल, ये ऐसे कुछ लोगों का नाम लिया था। इमीडिएट सेकंड डे मैं तेलगी को जेल में, उसी दिन दूसरे दिन छुट्टी थी उस दिन, मुलाकात लिया और तेलगी को मैंने बोला करीम भाई ऐसा ऐसा न्यूज में आ रहा है। अरे बोले आ गए न्यूज पे हो, तो बोले आप शाम को आ जाओ, मैं आपको पूरा डिटेल में लिख के देता हूँ। खुद अंग्रेजी में लेटर बहुत अच्छा लिखता था, उसने पूरा डिटेल लिख के दिया। उसने बोला व्हेन आई वाज इन कर्नाटका जेल, कर्नाटक में था तब वो हैदराबाद में जाके उसका वो नार्को किया था। ओके। नार्को जो किया उसका ऐसा कहने का आई वाज सेमी अनकॉन्शियस, वो जो भी नार्को के लिए करना पड़ता है ट्रीटमेंट, वो सेमी, और किसका किसका नाम लेने का है वो भी उसको बोल के रखा था। ओह ओके। तो वो सेमी अनकॉन्शियस पूरा वो इसमें नहीं था वो नार्को में। तो फिर वो नार्को का फिर वो शूटिंग किया, इसका नाम था शरद पवार। ये आज भी क्लिप ऑनलाइन अवेलेबल है? वो तो अवेलेबल है सब। तो तेलगी का ऐसा कहना था किसी ने नाम लेने को लिया, अभी वो तो मुझे नाम उसको भी ध्यान में नहीं था, लेकिन उस टाइम की सिचुएशन देख के वो सब पॉलिटिकल, वो सब उनके सब एक्टिविटीज थी वो। करेक्ट करेक्ट। उसका नाम लेने को बोला, उसने नाम लिया, करेक्ट। पवार साहब के पे नाम आया, छगन भुजबल का, लेकिन खुद तेलगी का ऐसा कहना था वो किसी पॉलिटिशियन लोगों ने हैदराबाद में जब वो नार्को हुआ उस टाइम उसको नाम लेने को लिया था, वो नाम लिया था, दिस इज टोटली फॉल्स। दूसरे दिन मुझे उसने खुद उसके हस्तलिखित लेटर लिख के दिया कि इसमें पवार साहब भुजबल उनका किसी का कोई संबंध नहीं है। करेक्ट करेक्ट। और उस टाइम हमने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हमने क्लैरिफिकेशन दिया था ये ऐसा तेलगी का कहना है, वो कोर्ट में भी हमने लेटर फाइल किया। करेक्ट करेक्ट सर। नॉन जुडिशियल स्टैम्प और रेवेन्यू स्टैम्प और सर थर्ड जो स्टैम्प है कोर्ट स्टैम्प, जुडिशियल कोर्ट स्टैम्प। तो सर आप
क्या बताओगे, मतलब इनमें से कौन से स्टैम्प तेलगी बनाते थे या तीनों ही बनाते थे? अभी इसमें तो जो नॉन जुडिशियल स्टैंप है, जो अपना फ्लैट परचेस का एग्रीमेंट रहता है, ओके। लैंड का रहता है, हाँ। बराबर है। अभी ये सब कांड होने के बाद ही वो स्टैंप पेपर ही बंद कर दिया ना गवर्नमेंट में। ओके। अभी तो खाली स्मॉल क्वांटिटी की, अभी तो सब ऑनलाइन, क्या बोलते हैं उसको, स्टैंप आ गया, स्टैंप आ गया। ओके। तो खाली वो पैसा भरने का, चलन निकालने का ये स्टैंप आ गया, ये स्कैम के बाद। तो उसके पहले तो स्टैंप पेपर था, लेकिन तेलगी का जो स्कैम था वो सब नॉन जुडिशियल। जुडिशियल स्टैंप बोले तो सपोज कोई सिविल सूट फाइल करने का है, किसी के ऊपर दावा फाइल करने का है, तो दावा फाइल करने के लिए कोर्ट का जो फी रहता है, कोर्ट फी बोलते हैं उसको, तो जुडिशियल स्टैंप हो गए। ओके। और ये नॉन जुडिशियल बोले तो आउट ऑफ कोर्ट, और ये रेवेन्यू? सब ट्रांजेक्शन के लिए। और रेवेन्यू स्टैंप बोले तो वो लाल रंग का जो रहता है स्टिक, वो अलग रहता है, कोई पैसा लेन देन का व्यवहार है उसके लिए। लेकिन इसके बीच में तेलगी इतना शार्प था, उसने ये सोचा ये तो स्टैंप बना रहा है, लेकिन अपना इंश्योरेंस अपन लेते, इंश्योरेंस, करेक्ट। तो इंश्योरेंस के ऊपर स्टैंप रहता है, उसको एडिशनल स्टैंप बोलते हैं। उसने ये भी बनाया था, करेक्ट, पूरा वो डुप्लीकेट स्टैंप। करेक्ट सर। और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया था, कई करोड़ रुपए का। सेंट्रल गवर्नमेंट वो स्टैंप परचेस करती थी इसके कंपनी की तरफ से। तेलगी की तरफ से? ये भी इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हो गए। मतलब उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, अभी वो अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, अलग मिनिस्ट्री है सब। वो मिनिस्टर का वो किसी को कंपनी को ही देना पड़ता है, गवर्नमेंट थोड़ी ये सब करेगी। करेक्ट, क्योंकि वो इनके पास लाइसेंस था, इसीलिए आई मीन ऑर्डर आई इतनी। ओके सर, आपने द एके टॉक के पॉडकास्ट शो में इतनी बड़ी फाइल लेके आए हो सर, इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो आप हमारे प्रेक्षकों को बताना चाहते हो कि मतलब जो अभी तक रिवील नहीं हुई है अब्दुल करीम तेलगी के? ना भाई, ये जो फाइल जो है, तो ये जो केस शाहिदा का था उस टाइम का, जो भी एप्लीकेशन हमने फाइल किए थे, उसमें जो भी विटनेस थे, इम्पोर्टेंट विटनेस, उनका साक्ष्य कोर्ट के सामने हुआ। करेक्ट। उनके सब पेपर है। तेलगी ने मुझे बहुत सारे लेटर लिखा था, वो लेटर है सब। सर तेलगी का हैंड राइटिंग हम देख सकते हैं सर? तेलगी का हैंड राइटिंग देख सकते हैं, लेकिन अभी शायद ये फाइल में मैंने नहीं लाया। ओके। हाँ, ये है ना, ठीक है, प्रॉपर्टीज इन द नेम ऑफ शाहिदा लारसब तेलगी। ये सब जेल में था ना। ओके। बहुत सारे मेरे पास तो 2-4 फाइलें उसके। हाँ। जब भी मैं मुलाकात को जाता था, हाँ। हर एक टाइम वो लेटर लिख के देता था मुझे। ये खुद का है तेलगी का। करेक्ट। ये हैंड राइटिंग है उसका। ओके। ऐसा सर तेलगी ने मैंने ऐसा सुना था कि तेलगी ने 93 लाख एक ही दिन में, एक बार में स्पेंड किए थे। क्या ये बात सच है? मतलब उन्हें कौन कौन सी चीजों का शौक था? क्योंकि लोगों को बहुत शौक रहते हैं, इसलिए वो बाहर में वगैरह जाते हैं। तो मतलब तेलगी को ऐसे कुछ शौक वगैरह थे? शौक तो अभी वो जब कर्नाटक जेल में अरेस्ट हुआ, हाँ। कर्नाटक से उसको ट्रांसफर पूना में लाया। ओके। कर्नाटक से लाने पूना क्राइम में अरेस्ट करके एरोडा जेल में डाला। उसके बाद मेरी पहचान हो गई। ओके। अभी जेल में रहेगा तो कितना भी उसको शौक रहेगा तो मेरे सामने तो नहीं आने वाला हो। उसका क्या शौक है, किधर घूमता है, क्या है? वो तो जेल का खाना खाता था। करेक्ट। बरोबर है। इसलिए शौक ऐसा कुछ था क्या अलग, वो तो मालूम होने का मुझे सवाल नहीं। करेक्ट। मेरी कभी ऐसी बात भी नहीं होगी। लेकिन जब भी ऐसा कब मुलाकात में बात होती थी तो बोलता वो ड्रिंक्स कभी नहीं करता था, बाकी उसका कोई नहीं था, एकदम शार्प, ओनली बिजनेस। करेक्ट। बिजनेस का वो ट्रैक पे, वो बिजनेस बात करने का। करेक्ट। कोई ट्रैक के ऊपर, बाकी कुछ आलतू फालतू बात भी नहीं करता था। Correct. लेकिन उसने वो बोला था कि हमारे कोई दोस्त के साथ कोई बॉम्बे में बार में गया था, इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। तो एक रात में उसने 93 लाख को सब, तरुण नमुके कोई नाम वो बार वाला कोई, उसके ऊपर वो तो पूरा वो बार नोट से भर गया था। वो उधर कोई ऑफिसर भी था, तो वो बार ने किसी को टिप दिया। ओके। बॉम्बे में ये कोई ऐसा आदमी है बहुत पैसे का। तो उस टाइम उसका इंक्वायरी हुआ था। ओके। उसको पुलिस ने उठाया भी था। ओके। लेकिन वो केस उधर ही खत्म हो गया बॉम्बे में। उस कैंप के बारे में उसका कुछ लिंक नहीं हुआ। करेक्ट। सर अब्दुल करीम तेलगी, इनके 36 प्रॉपर्टी थे ऑल ओवर इंडिया में, ऐसे हमने सुना है। सर और भी कोई प्रॉपर्टी थी उनकी? जैसे लोगों को शौक रहता ना, कार हो या बाइक हो या अच्छी चीजें पहनने का। बिकॉज मैं उनके जब वीडियो देखता था, जब उनके ऊपर जब मैं स्टडी कर रहा था, तभी वो बहुत एक स्टाइल, उनका एक अलग ही स्वैग था
मतलब पुलिस सारे मीडिया वाले उनको भी ऐसे हाथ वगैरह कर रहे, तो मतलब आप जब उन्हें मिलते तभी वो ऐसे थे? वैसा तो वो कार का बहुत शौकीन था। ओके। जब बन गार्डन में अरेस्ट हुआ हाँ। तो बड़ी बड़ी महंगी कार पुणे के पुलिस ने अरेस्ट किया। ओके। उस टाइम की कीमत 1-1 करोड़ के शायद आसपास थी, इम्पोर्टेड कार भी थी। ओके। वो कार का बहुत शौकीन था। हाँ। उसको अच्छे अच्छे परफ्यूम लगते थे, ओके। अच्छे अच्छे गॉगल हाँ और सब ब्रांडेड, सब ये सब वो चीजों का सब बहुत शौकीन था वो। करेक्ट। फिल्म इंडस्ट्री में उसके कांटेक्ट थे। ओके। जिस देश में गंगा रहता है, गोविंदा का वो पिक्चर हाँ, वो हाँ। हिट हुआ था, वो इसने इसका प्रोडक्शन था। ओके। और दूसरा भी कोई सना मूवीज करके उसका हाँ। पिक्चर कंपनी था वो, ओके। प्रोडक्शन कंपनी। हाँ। तो ये जिस देश में गंगा रहता है वो, और दूसरा भी कोई पिक्चर बना है उसने, लेकिन उसका नाम नहीं मुझे अभी याद नहीं। करेक्ट। तो फिल्म इंडस्ट्री में उसका कांटेक्ट था। करेक्ट। फिल्म में बनाना, उस स्टाइल का उसका सब रहना, उसका रेगुलर कपड़े पहनना, परफ्यूम, वॉचेस, करेक्ट। इम्पोर्टेड वॉचेस, उसका बहुत बड़ा शौकीन था। और ऐसा इजी में किसी के वो बड़े बड़े वॉच वो ऐसा गिफ्ट में देता था वो, हाँ। परफ्यूम गिफ्ट, जिसको भी कोई भी मिला तो सब मेरी तरफ से करेक्ट। घड़ी, Correct. ऐसा वो मुझे मुलाकात में बोलता था वो सब। करेक्ट। हाँ। करेक्ट। सर, अब्दुल करीम तेलगी को आप लास्ट टाइम कब मिले थे? अभी लास्ट टाइम जब इधर पुणे का केस चालू था, विच ईयर? बहुत- कौन सा साल था? साल शायद रहेगा 14 या 15। ओके। 15 मतलब तभी वो पुणे में थे या बेंगलोर में थे? पुणे जेल में। ओके। हाँ, अच्छा। तो बहुत सारे अटेम्प्ट किए, लेकिन पुणे का केस कोई चालू नहीं हो रहा था। क्योंकि इधर पुणे के केस में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे बॉम्बे के, वो रेगुलर आते थे, लेकिन 67 आरोपी थे। कोई अलग अलग रीजन से केस आगे स्टैंड नहीं हो पा रहा था। और ये सब होने के बाद मतलब डेट आगे जा रही थी? आगे जा रही ओके। थी। तो बहुत सारे आरोपी ने कोर्ट को बोला हमको गुनाह कबूल है, मंजूर है, ओके। आपको जो सजा देने का दे दो। ओके। गुस्से में आके सब लोगों ने गुनाह कबूल कर दिया। उनको कोई किसी को 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख ऐसा कोर्ट ने फाइन भी इम्पोज किया। और एंड में अब्दुल करीम तेलगी ने मुझे बोला, सर क्या करने का आप बोलो। मैंने बोला आपकी मर्जी। वो बोले अभी सब लोगों ने किया तो मैं भी कबूल कर देता हूँ। करेक्ट। मैंने बोला अरे कबूल किया तो पूरा सजा हो जाएगी, जो होने का होने दो, क्योंकि सबको मालूम है अकेला मैं तो ये सब नहीं कर सकता। मैं नहीं है, जो एक्चुअल जो करने वाले थे, जिन्होंने ये सब करके ले हमारे पास से, वो तो सब खुलेआम बाहर घूम रहे। करेक्ट। अभी हमने बहुत बार नाम भी लिया, करेक्ट। SIT के सामने नाम लिया, CBI के सामने नाम लिया, किसको भी अरेस्ट हो गई नहीं, कुछ नहीं। जिन्होंने किया एक्चुअल में, जिन्होंने ये सब करा के लिया, वो सब बाहर है, आप हम अंदर है। करेक्ट। क्या होने हम कबूल कर दे, लगा तो हमको फांसी। Correct. तो कबूल करने के बाद पुणे के कोर्ट में 100 करोड़ का उसके ऊपर फाइन इम्पोज किया। ओके। ओका कोर्ट ने। ओके। वो फाइन अभी तक पे किया था उन्होंने? नहीं, वो फाइन हुआ, वो भर भी नहीं सकता था, कहाँ से लाएगा Correct. 100 करोड़। करेक्ट। तो तेलगी ने बोला कि बाकी लोग उनके ऊपर कोई सेम चार्ज फेक स्टैम्प बनाया, बाकी लोगों को उनको 5 लाख का फाइन, करेक्ट। और मेरे ऊपर भी सेम सेक्शन सेम चार्ज, करेक्ट। मुझे 100 करोड़। ऐसा कैसा हो सकता है? जब वो भी स्टैम्प पेपर का सेम कलम सेम केस में आरोपी उसको 5 लाख, करेक्ट। और अब्दुल करीम तेलगी को खाली 100 करोड़, ऐसा कैसा हो? आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करो, करेक्ट। SLP करो, स्पेशल लीव पिटिशन। हमारा वो भी चल रहा था, क्योंकि न्याय करने का तो सबको सेम करो। करेक्ट। मैं थोड़ी अलग है, मैं किंग पिन है, मैं मेन आरोपी, ये तो सिद्ध नहीं हुआ ना। करेक्ट। जो मेरे ऊपर सेक्शन, सपोज 4 सेक्शन मेरे ऊपर है, तो 4 सेक्शन सब लोगों के ऊपर है, सबको 5-5 लाख सबको फाइन, और मुझे आके लोग 100 करोड़ फाइन। और वो अमाउंट पे करने के बाद जेल थी या नहीं थी? नहीं, पे तो किया नहीं, खाली वो फाइन का सजा हुआ। सजा होने के बाद केस फिनिश। तो इसके बाद फिर उसने बोला कि अभी मैं कर्नाटक जाना चाहता हूँ। ओके। ऐसे अपील किया कोर्ट में? हाँ, मुझे बोला। Okay. तो हमने बोला फिर दैट इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। ये तो अपना नहीं है, मुझे अभी ये जेल में भेजो, मुझे इधर रहने का है, ये कपड़ा पहने का, दैट इज नॉट आवर चॉइस, करेक्ट। दैट इज द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। तो उसके बाद फिर वो उसका रिक्वेस्ट और पुणे का सब खत्म हुआ था, तो उसको सीधा फिर कर्नाटक जेल भेज दिया। तो उसके बाद मैं कर्नाटक को 1-2 बार उसको मिल के आया, लेकिन वो पुणे में वो मेरे लास्ट 2014 में 14-15 रहेगा शायद। ओके। सर, जो अब्दुल करीम तेलगी के जो लास्ट टाइम था, ऐसा कहते हैं कि उन्हें HIV हुआ था।
उन्हें इंजेक्शन देके मारा है, ये बात आपको कोई आइडिया है क्या? अभी जब इधर पूना में आया तो पूना में आए तो उसका रिपोर्ट था ही इज HIV पॉजिटिव। मतलब डेथ के बाद? नहीं, पूना में जब बेंगलोर से लाया अरेस्ट करके, ओके। वहां से ट्रांसफर लिया, बेंगलोर जेल से ट्रांसफर करके पुणे के जेल में लाया बन गार्डन के केस में। तब उसका रिपोर्ट था HIV पॉजिटिव। ओके। बराबर है। तो 2-4 साल मैं जब मिलता था तो मैं भी सोचता था ये तो पेशेंट है, ही इज द HIV पॉजिटिव। ऑन दैट बेसिस HIV पॉजिटिव के ऊपर उसको अलग सा खाना, उसका डाइट सब कोर्ट ने उसको बना के दिया था CBI को, नहीं उसको अच्छा फूड दे दो, अच्छा क्वालिटी के दे दो, फिश चिकन जो भी चाहिए उसको, बिकॉज ही इज द HIV पॉजिटिव। करेक्ट। बराबर है। तो जब केस एंड हुआ, एंड के टाइम तो मैंने बोला करीम भाई अभी HIV बोल रहे आपको पॉजिटिव है। तो उसने क्या बोला, अभी इधर लाखों हजारों करोड़ का स्टैम्प बनावट मिलता है। करेक्ट करेक्ट। तो अभी HIV है कि नहीं, अभी आप ही सोचो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इनडायरेक्टली उसने ऐसा बोला, क्योंकि ये फैक्ट है जब कर्नाटक जेल में 17-18 साल में उसका देहांत हो गया, तो डेथ का की वजह से उसको पूरा कफ हो गया, फीवर आ गया था, तो उसमें उसकी डेथ हो गई। करेक्ट करेक्ट। गवर्नमेंट में किधर डिक्लेयर किया कि HIV की वजह से उसका डेथ हुआ, ऐसा नहीं डिक्लेयर किया। करेक्ट। तो सवाल क्या है, उसको HIV था या नहीं? करेक्ट। अपन तो डॉक्टर नहीं, सर्टिफिकेट तो है। अभी उसने सर्टिफिकेट कहाँ से लाया, कैसे लाया, उसको ही मालूम। करेक्ट सर। वो सर्टिफिकेट देके अपन क्या बोलेंगे, ही इज HIV पॉजिटिव। करेक्ट है कि नहीं मालूम नहीं। करेक्ट। लेकिन वो क्या बोल रहा था, इतना स्टैम्प बनावट बोगस निकल रहा है, Correct. ये सर्टिफिकेट क्या चीज है? करेक्ट करेक्ट। सर अब्दुल करीम तेलगी, उनकी जो वाइफ है शाहिदा, उनका मतलब ऑब्वियसली इन सब चीजों के लिए कोई सपोर्ट नहीं करेगा, बट वो कैसे देखती थी इन सब चीजों के ऊपर? नहीं, वो मतलब तो ड्यूरिंग द केस, ड्यूरिंग द केस, ये बन गार्डन के केस में लास्ट वाले आरोपी नंबर 67 नंबर को उसको आरोपी बना दिया, शाहिदा तेलगी। तो उसका बेल भी मैंने किया था। ओके। उसकी लड़की सना, वो आती थी बेंगलोर से माँ को लेके। ये तो अंदर था, अब्दुल करीम करीम भाई अंदर था। तो फिर भाभी हुआ, उसको हमने सरेंडर करके बेल किया। शायद वो 3-4-6 महीने अंदर थी इधर पुणे के अरोड़ा जेल में। ओके। उसका हमने बेल किया, बाहर निकाला। बाहर आने के बाद रेगुलर डेट को भी आती थी। बाद में उसको चलने का भी मुश्किल होगा, तो फिर वो क्या बोलते हैं उसको, वॉकर लेके वो कोर्ट में आती थी। वो बहुत सारे फोटो भी आ गए थे पेपर में। ओके। तो फिर मैंने बोला भाभी ये सब, ये बोले मुझे तो कुछ मालूम नहीं था, वो तो ना मेरे कभी सुनते थे। एक बार वो बाहर बिजनेस को गए तो बाहर ही रहते थे, कभी 2-3 महीने में एक बार, कभी फोन नहीं तो घर पे आते थे। करेक्ट। इसलिए डायरेक्ट मेरा इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन करीम भाई ने मेरे नाम के ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टी भी लेके रखी। करेक्ट। और ये जो प्रॉपर्टी अभी एंड में उसने शाहिदा ने बोला था कि बहुत सारी प्रॉपर्टी बेलगांव, खानापुर, बेंगलुरु, ये सब प्रॉपर्टी बाय मिस्टेक CBI या पुणे के पुलिस किसी ने सीज ही नहीं किया। करेक्ट करेक्ट। ये तो मेरे नाम के ऊपर है। करेक्ट। मैं भी इसमें आरोपी है। मैं तो किधर नहीं, मेरा तो कोई काम धंधा बिजनेस नहीं था। ये तो सब मेरे नाम के ऊपर लिया है करीम भाई ने, हस्बैंड ने। करेक्ट। लेकिन ये मुझे मंजूर नहीं है। करेक्ट। तो आप एक एप्लीकेशन मौका कोर्ट में लगाओ, और ये जो भी प्रॉपर्टी है, ये सब अंध या कोई बुढ़े लोगों का आश्रम, क्या रहता है उसको, अनाथ आश्रम, उनको सब ये प्रॉपर्टी दान कर दो। ऐसा एप्लीकेशन मैंने शाहिदा की तरफ से लगाया था। करेक्ट। तो ये बोली ये पाप की प्रॉपर्टी है, करेक्ट, मुझे मंजूर नहीं है, ना तो मुझे चाहिए ना तो मेरे लड़के को चाहिए। करेक्ट। सर अब्दुल करीम तेलगी की फैमिली अभी है कहाँ पर? ना अभी वो करीम भाई गुजर गया, उसके बाद अभी 1 साल पहले शाहिदा भी गुजर गई। ओके। उसके अकेले एक लड़की है सना, वो भी पढ़ी लिखी अच्छी इंजीनियर है वो। उसकी भी शादी हो गई। ओके। उसकी शादी होने के बाद वो बेंगलुरु में, उसको 2 छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ में हो रही थी वो सब। ओके। वो सना का तो कुछ इसमें कुछ भी नहीं था, वेल एजुकेटेड है। अभी वो अपने एज अ रेगुलर उसका लाइफ वो चल रहा है बरोबर। राइट राइट राइट। सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और बहुत ही प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन। और ये द AK टॉक के लिए बहुत एक प्राउड मोमेंट रहेगी, क्योंकि जो नेशनल इशू हुआ था उस इशू पर द AK टॉक, ये हिंदी पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। इसलिए बहुत सारे आभार आपके, और आपके आगे के जर्नी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। AK टॉक में आपने बुलाया, जो मेरे ओल्ड मेमोरीज थे, जितना मुझे अभी ध्यान में आ रहा है, मैंने आपको करेक्ट के सब बोल दिया। उससे समाज को भी पता चलना चाहिए कि इस पे एक्चुअल में क्या है, क्या था, करेक्ट, क्या होता है। करेक्ट। जिसको
अच्छा लगेगा वो सुनेंगे। आपके एक टॉक के लिए भी मेरे तरफ से शुभेच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।